नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर डीपीआई ने अपनी वेबसाइट अपडेट कर दी है और जो टीआरसी टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग का जो पोर्टल था उसे भी अपडेट कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पर पूरी नियमावली भी जारी कर दी गई है, साथ ही साथ पूरा शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। और नियमावली में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड आपको करने होंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर उन्होंने अपडेट कर दिए। तो हम पूरा वीडियो देखेंगे, इसमें पूरी जानकारी लेंगे और जो कुछ जानकारी बचेगी वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट जानकारी है जो 90% कवर हो जाएगा इस वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। पहली बात, आप पोर्टल ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर एक आवश्यक सूचना मिलेगी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट तो यही है आपके लिए। सूचना ये है कि अगर आपका मोबाइल नंबर ईमेल आपको अपडेट करवाना है तो आप डीओ ऑफिस में जाइए, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाइए, वहाँ से आपका मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट हो सकता है। ये उनके लिए है जिनका मोबाइल या तो जो नंबर आपने दिया था वो नंबर अभी चालू नहीं है, ठीक है, एक्टिव नहीं है, और ईमेल आईडी वो एक्टिव नहीं है, तो आप वो अपडेट कर सकते हो। दूसरी बात, यहाँ आप शेड्यूल देख सकते हो। आपका जो प्रोफाइल पंजीयन होगा वह 14 से 18 जून के लिए होगा। ये हम पिछले वीडियो में आपको साथ शेयर कर चुके हैं। और अपलोड कब होंगे आपके, इसी टाइम में अपलोड भी होंगे और विकल्प का चयन भी इसी टाइम में 14 से 18 जून के में आपका विकल्प चयन भी होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 21 जून से 23 जून तक आपका क्या होगा, दस्तावेजों का सत्यापन होगा। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अलग अलग ईडब्ल्यूएस की निर्देशिका है, अभ्यर्थियों के लिए सूचना है और चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका। तो ये हम इम्पोर्टेंट है, इसमें आपकी पूरी जानकारी है, ठीक है। ये चयनित आवेदकों के लिए निर्देशिका, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने कर लिया है, मैं आपको सीधा वो ओपन करके दिखाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये दिखेगी यहाँ पर पीडीएफ। तो यहाँ पर आवेदकों के लिए निर्देशिका है, ठीक है। इसमें पहले आपको बता दिया गया है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ष 2023 में जो आयोजित की गई है उसके परिणाम के आधार पर यहाँ पर आपकी जो प्रक्रिया है, जो जिसमें दस्तावेज अपलोड, सत्यापन एवं शाला विकल्प, ये प्रक्रिया, इसकी कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है, ठीक है। ये सब कुछ यहाँ पर नियम बताए गए हैं। दूसरी बात, शुल्क कितना है, तो शुल्क तो इसका नॉमिनल है, 100 रुपये लगेंगे। 7 दस्तावेज अपलोड करने पे 100 रुपये, और उसके बाद अगर अपलोड करोगे तो आपको 5 रुपये प्रति दस्तावेज के नाम से उसके आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। और सत्यापन की प्रक्रिया ये होगी आपकी पोर्टल से ही होगी। और यहाँ पर आगे अगर देखो, आर्थिक शिक्षक के लिए एक बात कही गई है यहाँ पर, वो क्या कही गई वो देख लीजिए। जिस जिले में, देखिए, अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के आवंटन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण को होगा, है ना। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको सभी शालाओं का चयन करना होगा। ऐसा नहीं कि आप एक दो शालाओं का चयन कर दो। शालाओं चयनित अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई समस्त शालाओं का चयन करना अनिवार्य होगा, ठीक है। उसके बाद आपको लॉक करना होगा। तो यहाँ पोर्टल पर आपको शालाएं दर्शाई गई, हम देख लेंगे वो भी। उसके बाद अगर आप देखोगे, ठीक है, जो अतिथि शिक्षक का अनुभव है कब तक का मान्य होगा, तो अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 23-24 तक के ही मान्य होंगे। अर्थात अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में जिन अभ्यर्थियों की 3 सत्र 200 दिवस का अध्यापन अनुभव 31 मार्च 2023 तक पूर्ण हो गया है तो वो अतिथि शिक्षक का अनुभव का आरक्षण का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, अनुभव प्रमाण पत्र एक तो स्कूल शिक्षा विभाग जारी करेगा और एक आदिम जाति कल्याण विभाग करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग में कौन करेगा, आपका जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होगा, ठीक है। उसके बाद जिला, अगर आदिम जाति कल्याण विभाग में देखा जाए तो जिला संयोजक, सहायक आदि, सहायक आयुक्त, ओके। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के आपको जानकारी जो अपलोड करने होंगे। देखिए यहाँ पर आपको पहले तो पात्रता परीक्षा की अंक सूची आपको अपलोड करना पड़ेगा। जन्म तिथि के प्रमाणीकरण है तो आपकी 10वीं की मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। स्नातक उपाधि की अंक सूची, देखिए यहाँ पर सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की, यह सेमेस्टर वाइज है तो सभी सेमेस्टर, और वर्ष है तो वर्ष है। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की भी अपलोड करना पड़ेगा। स्नातकोत्तर उपाधि की अंक सूची सभी सेमेस्टर सभी वर्षों की। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी, अगर आप आरक्षण लेकर लाभ ले रहे हो जैसे कि SC ST OBC EWS, तो वो जाति प्रमाण पत्र अपना लगाए, अपना आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र जरूर लगाए, ठीक है। और यहाँ पर नवीनतम डिजिटल प्रमाण पत्र हो, ठीक है। उसके बाद निवासी प्रमाण पत्र, अगर जो MP के मध्य प्रदेश के निवासी है वो मध्य प्रदेश का निवासी प्रमाण पत्र लगाए।
अतिथि शिक्षक अनुभव है तो अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र लगाए। उसके बाद अगर आप दिव्यांगता में आते हो या फिर भूतपूर्व श्रेणी में आते हो, ठीक है, तो वो भी आप जरूर लगाए। दूसरी बात, बीएड की अंक सूची होना सभी सेमेस्टर की सभी वर्षों की। आयु छूट संबंधित अगर आप किसी प्रकार से आयु छूट ले रहे हो तो वो भी लगाना। मध्य प्रदेश का जीवित रोजगार पंजीयन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर सरनेम में कोई परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, नाम में हो रहा है, उपनाम में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इसको लेकर आप यहाँ पर शपथ पत्र दे सकते हो, एफिडेविट दे सकते हो, ठीक है। तो ये उनके लिए खासकर ज़्यादातर तो महिलाओं के लिए है, शादी के बाद उनकी सरनेम चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर उनके लिए शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। और उसमें एक और जानकारी है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के समय निम्नानुसार प्रपत्र के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के 2 सेट फाइल तैयार कर साथ लाएं। निर्धारित स्तर पर सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा मूल दस्तावेज से प्रमाणीकरण किया जाए, अतः समस्त मूल दस्तावेज साथ लाएं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको साथ में ले जाना है, ठीक है, और इसके 2 सेट बना के ले जाना है। ओके, यहाँ पर 2 सेट, और ये आपको जो ये दिख रहा है, ये फॉर्मेट दिख रहा है प्रपत्र, ये प्रपत्र भर के ले जाना है। और यहाँ पर आपको पूरी डिटेल डाल के अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और इसके 2 सेट बना के ले जाना है। इसमें पूरी जानकारी आपको फिलअप करनी पड़ेगी और ये 2 सेट बना के ले जाना। अब देखिए यहाँ पर जो संभावित प्रश्न है, जो कन्फ्यूजन है, तो उसके बारे में यहाँ पर कुछ चीज़ें क्लियर की गई है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे एक पहला प्रश्न ये है, क्या है कि क्या चयन प्रवर्ग दिव्यांगता श्रेणी, भूतपूर्व श्रेणी, अतिथि, आरक्षित प्रवर्ग में परिवर्तन हो सकता है? तो इन्होंने कहा जी नहीं। कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जारी चयन परीक्षा परिणाम डेटा में परिवर्तन की अधिकारिता विभाग को नहीं है। मतलब कि आपने जो भी सिलेक्ट किया है, जो वर्ग, उसी वर्ग में आपका लिस्ट बनेगा, उसको में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बताया गया है कि अतिथि शिक्षक का प्रमाण पत्र कब तक मान्य होगा? तो ये हम बता चुके हैं, 31 मार्च 2023 तक का ही मान्य होगा, यहाँ तक का ही काउंट होगा। उसके बाद अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है, अनुभव क्या होना चाहिए? तो अनुभव होना ही चाहिए, ये तो 100% है। उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है कि यदि अतिथि शिक्षक रहते हुए कोई उपाधि या पात्रोपाधि नियमित रूप से की जाती है तो क्या अतिथि शिक्षक का अनुभव मान्य होगा? ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जिस सत्र में नियमित विद्यार्थी के रूप में उपाधि या पात्रोपाधि प्राप्त की है तो उस सत्र का अतिथि अनुभव मान्य नहीं होगा। मतलब कि आपको बाहर नहीं करेंगे वो, लेकिन उस सत्र का मान्य भी नहीं होगा। मान लो आपने अतिथि शिक्षक की है, साथ में कहीं से रेगुलर नियमित रूप से कोई डिग्री प्राप्त की है, या जैसे कि आपने डीएड बीएड कर लिया नियमित रूप से, या फिर जिस विषय से आप अप्लाई करो उस विषय से आपने ग्रेजुएशन कर लिया, जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो वहाँ पर क्या होगा, उस सत्र के अनुभव मान्य नहीं होगा, उसको कम करके फिर काउंट किया जाएगा, फिर आपका आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पॉइंट ये भी है कि अगर अतिथि कार्य की शासकीय शाला एवं उपाधि पात्रोपाधि का कॉलेज मुख्यालय, अगर मुख्यालय एक ही है, मतलब आप एक ही मुख्य पास में ही है मुख्यालय का, मतलब हम मान सकते हैं आप एक ही जिला से कर रहे हो, ये आप मान सकते हो। ठीक है, तो वो उस कंडीशन में अनुभव मान्य किया जाएगा। आगे है कि अतिथि शिक्षक श्रेणी में चयन हुआ है किंतु प्रमाण पत्र नहीं है, तो दोस्तों अभ्यर्थता अमान्य कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको फिर बाद में अगर आप यूआर में एलिजिबल हो तो वहाँ आपको चांस मिल सकता है। क्या अन्य राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा? नहीं होगा दोस्तों, ये पहले भी इस पर बहुत बहस हो चुकी है, कोर्ट में भी केस गया था, नहीं होगा। जाति प्रमाण पत्र किसके नाम को पर हो? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम के साथ ही मान्य होगा। विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम के साथ बना प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पीईबी ईएसबी में पात्रता परीक्षा में ईडब्ल्यूएस पर टिक क्या है, किंतु मैं ईडब्ल्यूएस में नहीं आती हूँ, क्या करूँ? तो यहाँ पर होगा कि ईडब्ल्यूएस में अगर आपका चयन हो गया तो आपकी अभ्यर्थता अमान्य कर दी जाएगी, है ना। और अगर आप, ठीक है, अनारक्षित में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। अगर आपने गलती से कोई गलत प्रवर्ग भी चयन कर लिया तो उसमें भी यही होगा। ठीक है, जैसे कि बताया गया है कि त्रुटिवश एससी पे टिक कर दिया, जबकि मैं एसटी में आता हूँ, तो क्या मुझे एसटी में नियुक्ति मिलेगी? तो यहाँ पर भी वही है कि मुख्य चयन सूची में उसकी अभ्यर्थता अमान्य कर दी जाएगी। ठीक है, आरक्षित प्रवर्ग में, फिर वो अनारक्षित में अपना क्लेम कर सकता है, उसके मार्क्स अगर अधिक है तो अनारक्षित में वो चयन ले सकता है। ठीक है, और बात वही है कि भूतपूर्व श्रेणी पर कर दिया तो बात यहाँ पर भी वही है ना। दिव्यांगता का प्रकार, तो बात यहाँ पर क्या है कि दिव्यांगता का प्रकार त्रुटिवश गलत अंकित हुआ है, क्या दिव्यांगता का प्रकार संशोधित किया जा सकता है? तो इसका पढ़ लीजिए। यहाँ पर भी दोस्तों ये आप चेंज नहीं कर सकते। आपने जो पीईबी की वेबसाइट, जो एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई किया था पीईबी की, उसमें जो आपने टिक किया उसी में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी।
ओके। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक ही सत्र में 2 उपाधि अर्जित करना मान्य है कि नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 नियमित उपाधि अगर है तो वो अमान्य नहीं होगी। जैसे आपने बीएड कर लिया नियमित, ओके, और उसी के साथ आपने कर लिया पोस्ट ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट, जिस विषय से आप अप्लाई कर रहे हो, है ना, तो वो अमान्य नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ चीज़ें आप यहाँ पर कुछ चीज़ें बचा सकते हो, ठीक है, तो वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर बताना ठीक नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक डिग्री नियमित है और एक स्वाध्यायी है तो मान्य होगा, है ना, और बाकी यहाँ पर उपनाम परिवर्तन के लिए आपको शपथ पत्र देना पड़ेगा। तो ये जानकारी यहाँ पर आपके साथ शेयर की जा रही है, और जो भी अपडेट होगी अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।